मैंने आज हम जो हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, यानी कि विचारक, विश्वास और इमारतें। और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है स्तूप। आज हम पढ़ेंगे बेटा स्तूप के बारे में कि स्तूप क्या होते हैं। सबसे पहले स्तूप है क्या? महात्मा बुद्ध के मरने के पश्चात उनकी अस्थियां और उनके अवशेष थे बेटा, उन्हें जमीन में खोदकर उनको वहां पर गाड़ दिया गया था और उसके ऊपर एक मिट्टी का इस तरह से टीला बना दिया गया था। इसी टीले को हम स्तूप कहते हैं, ठीक है, यानी स्तूप का अर्थ होता है टीला। अब ये जो स्तूप थे यानी ये जो टीले थे ये पहले भी बनाते होंगे, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म से जुड़ गए। और अशोकावदान जो एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें ये लिखा है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के जो अवशेष थे उन्हें इस शहर के हर हिस्सों में बांटने का और उनके ऊपर एक स्तूप बनाने का आदेश दिया था। और ईसा पूर्व तक भरभूत, सांची, सारनाथ कई जगहों पर ऐसे स्तूप बनाए जा चुके थे। अब स्तूप की परिभाषा तो हमने समझ ली, अब हम पढ़ेंगे कि ये कैसे बनाए गए। स्तूप को कैसे बनाया गया बेटा? स्तूप दान के द्वारा बनाए गए थे। कुछ दान राजाओं ने दिए, जैसे सातवाहन वंश के राजाओं ने दिए। कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों के द्वारा भी दिए गए थे। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये जो स्तूप है ये दान के द्वारा बनाए गए? क्योंकि हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें जो दान देता था उसके नाम को उसमें अंकित कर दिया जाता था। बहुत सारा जो दान है इनके राजाओं के द्वारा दिया गया, व्यापारियों के द्वारा दिया गया, शिल्पकारों के द्वारा दिया गया था। और सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया था। और कई बार तो अपने गांव का, शहर का और अपने रिश्तेदारों तक के नाम को भी उसमें खुदवा दिया करते थे। और इन स्तूपों को बनाने में भिक्खु और भिक्खुनियों ने भी काफी दान दिया था। अब हमने स्तूप जान लिया कि स्तूप क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि ये कैसे बनाए गए। अब हम बात करेंगे इनकी संरचना की यानी कि स्ट्रक्चर की, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये देखिए स्तूप क्या है। स्तूप एक अर्ध गोलार्ध एक मिट्टी का क्या है, टीला है। और इसको हमने नाम दिया है बेटा अंड। ये अंड है और अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है। ये एक छज्जे जैसा ढांचा है जो ये माना जाता है कि ये देवताओं का घर है। और इसी हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है। ये जो मस्तूल निकला हुआ है जिसे हम यष्टि कहते हैं और इसके ऊपर एक छतरी लगी होती है और इसके चारों तरफ ये वेदिका बनी होती है जो सामान्य दुनिया को पवित्र दुनिया से अलग करती है। जैसे कई बार आप मंदिर में देखते हो तो मंदिर क्या होते हैं, थोड़ी सी ऊपर उठाकर बनाए जाते हैं ताकि वो जो सामान्य दुनिया है और जो ये मंदिर है ये पवित्र दुनिया है। तो इसी तरह से स्तूप के चारों वेदिका बनाई गई थी ताकि सामान्य दुनिया को पवित्र दुनिया से अलग किया जा सके। ऐसे हमें कई सारे स्तूप मिले हैं। आज हम जिस बात करें वो कर रहे हैं अमरावती के स्तूप की। अमरावती का स्तूप और सांची का स्तूप। आज हम दो स्तूप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है अमरावती का स्तूप। जो कि आंध्र प्रदेश में है और दूसरा सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल के निकट है। अब देखिए बेटा जो अमरावती का स्तूप था वो बौद्धों का बहुत ही शानदार स्तूप था, लेकिन ये पूरी तरह से नष्ट हो गया है, जबकि सांची का स्तूप आज भी है। और अब क्वेश्चन आता है कि अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया जबकि सांची का स्तूप बना हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि अमरावती का स्तूप क्यों और कैसे नष्ट हो गया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि बेटा जो अमरावती का स्तूप था उसकी खोज हुई थी 1796 में, जब एक स्थानीय राजा वहां पर मंदिर बनाना चाहता था और उसे खुदाई में इस तरह की बहुत सारे जब पत्थर वगैरह मिले तो उसने क्या किया, उन पत्थरों को, उन मूर्तियों का प्रयोग मंदिर में कर दिया। और उसे लगा कि कोई गुफा है, कोई खजाना छिपा होगा और जैसे जैसे उसको मूर्तियां और पत्थर मिलते गए उसको मंदिर में उसका प्रयोग करता गया। जबकि जो सांची का स्तूप है बेटा इसकी खोज हुई थी 1858। इस समय तक सांची की स्तूप की खोज हुई थी तो उस समय तक लोग इस बात को जान गए थे कि जो चीज जहां हमें मिलती है
से वहीं बने रहना जरूरी होता है। लेकिन 1796 में ये बात तब ये नहीं था कि जो चीज जहाँ मिलती है उसे वहीं बने रहना चाहिए था, इसलिए इसको धीरे धीरे नष्ट करते चले गए। जबकि सांची का जो स्तूप है वो ऐसा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अमरावती का स्तूप कैसे नष्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1796 में एक स्थानीय राजा मंदिर बनाना चाह रहा था, खुदाई की, उसे खुदाई में जो अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले उसने उसका निर्माण मंदिर में कर लिया गया। फिर उसके बाद 1854 में आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा करी, उन्हें भी बहुत सारी मूर्तियां मिली, पत्थर मिले, उन्होंने उनको जमा किया और वह उसे मद्रास ले गए। उसके बाद 1850 के दशक में भी अमरावती में जो उत्कीर्ण पत्थर मिल रहे थे वो उसको अलग अलग जगहों पर लेकर जाया जा रहा था। कुछ पत्थर कलकत्ता पहुंच गए, कुछ मद्रास ऑफिस तक पहुंच गए थे और कुछ पत्थर तो लंदन तक पहुंच गए थे और वहां पर अंग्रेजों के जो बाग थी वहां की शोभा बन गए थे। और कोई भी अधिकारी जब वहां से कोई चीजें उठाकर ले जाता था तो वो ये कहकर ले जाता था कि मेरे इससे पहले वाले अधिकारियों ने भी तो ऐसा किया है। और जो एक पुरातत्ववेता थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था H.H. कोल, वो उन लोगों में से थे जो एक अलग राय रखते थे। उन्होंने लिखा है कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों के लूट होने देना मुझे बड़ा आत्मघाती लग रहा है, बहुत ही असमर्थनीय लग रहा है। लेकिन वो इस बात के लिए तब तक लोगों को राजी नहीं कर पाए थे, इसीलिए धीरे धीरे अमरावती का स्तूप नष्ट होता चला गया। जबकि सांची का स्तूप आज भी है, ठीक है, आज भी अपने भव्य रूप में। अब हम बात करेंगे कि सांची का स्तूप क्यों बच गया। मैंने आपको बताया था कि उसकी खोज बहुत पहले हुई थी और इसकी खोज हुई थी 1818 में और उस समय तक लोग इस बात को जान गए थे कि जो चीज जहाँ मिलती है उसी को वहां पर ही बने रहना चाहिए। और इस सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की जो बेगम थी, भोपाल की जो बेगमें थी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। ये क्वेश्चन आता है बेटा आपका बोर्ड में कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान रहा। तो हम लिखते हैं कि सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्या इनका योगदान रहा कि भोपाल की जो बेगम थी सुल्तान जहां और शाहजहां, उन्होंने इस सांची के स्तूप के संरक्षण में काफी पैसा दिया, धन का योगदान दिया उनका, और जब उसकी मरम्मत करवाई थी और उन्होंने ही वहां पर एक अतिथिशाला यानी कि गेस्ट हाउस भी बनवाया था। और जॉन मार्शल ने वहां पर ही रहकर सांची के बारे में अपनी बुक लिखी थी और उस बुक के प्रकाशन में भी इन्हीं भोपाल की बेगमों ने पैसा यानी धन का अनुदान दिया था। और जब सांची की खोज हुई थी तो सांची का जो पूर्वी तोरण द्वार था, तोरण द्वार का मतलब होता है बेटा उसका जो गेट था, ईस्टर्न जो गेट था वो वहां पर गिरा हुआ था। तो उस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी भी चाहते थे कि हम उसको उठाकर अपने देश में ले जाएं, लेकिन भोपाल की बेगमों ने बहुत ही चतुराई से काम लिया और उन्होंने क्या किया, उसकी पीओपी बनाकर उनको देकर संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार मूल कृति हमारे देश में ही बनी है। तो आज हमने पढ़ा कि किस तरह से अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, जबकि सांची का स्तूप आज भी विद्यमान है जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, तो इसमें आपको लिखना पड़ता है कि अमरावती का स्तूप कैसे कैसे नष्ट हुआ और सांची का स्तूप कैसे बना हुआ है और इसमें भोपाल की बेगमों का भी क्या योगदान रहा। एक और जो क्वेश्चन आता है बेटा 8 नंबर का, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षा के बाद ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया जबकि सांची का बच गया। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सांची की मूर्ति का। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सांची। तो हम सांची की मूर्ति कला की बात करेंगे कि जो सांची का जो स्तूप है वहां पर बहुत सुंदर जो मूर्ति कला हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको सांची की मूर्ति कला को समझना है तो इसके लिए आपको बेटा बौद्ध साहित्य पढ़ना होगा। अगर आप बौद्ध लिटरेचर को नहीं पढ़ोगे तो आप इस मूर्ति कला से अनभिज्ञ रहोगे। जैसे कि इसमें है पत्थरों में गढ़ी कथाएं, अब देखिए बेटा वहां जो पत्थर है उन पर जो हमें लगता है कि सिर्फ इसी तरह की पिक्चर्स या इमेजेस उन्होंने बना दी है, लेकिन नहीं, वो इमेजेस ऐसे ही नहीं बनाई गई है, उनमें कोई ना कोई कहानी है, यानी स्टोरीज इन स्टोन। जैसे कि
एक बार हम जो इसका देखते हैं, सांची का एक हिस्सा देखते हैं, पूर्वी जो तोरण द्वार है उस पर क्या है कि हमें देखते हैं कि घास फूस की झोपड़ी है, एक राजकुमार सा नजर आ रहा है, कोई उसके पीछे जा रहा है, तो हम उसको समझ नहीं पाते कि ये क्या है। लेकिन अगर हम बौद्ध लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये एक कहानी है जो वेशांतर जातक से ली गई है। इस कहानी में दिखाया गया कि एक राजा अपना सब कुछ त्याग कर, एक अपने ब्राह्मण को सब कुछ सौंप कर स्वयं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जंगल में रहने के लिए चला जाता है। अगर आपने ये कहानी पढ़ रखी है तभी आप उस कहानी को समझ पाओगे। जो दूसरा है वो है बेटा उपासना के प्रतीक। इसका मतलब होता है बेटा सिंबल्स ऑफ वर्शिप। अब क्या है कि मूर्तिकारों ने हर जगह महात्मा बुद्ध को मूर्ति के रूप में नहीं दिखाया, कई बार उनकी उपस्थिति सिंबल्स के माध्यम से भी कर देते हैं। जैसे कि वहां पर क्या है, बहुत सारी इमेजेस बना रखे हैं, ये जगह है ना बिल्कुल खाली छोड़ रखी है, ठीक है, ये बिल्कुल खाली जगह है। अब क्या है, ये खाली जगह नहीं है, ये महात्मा बुद्ध के ध्यान की दशा है, ठीक है। जो ये आपको खाली स्थान लग रहा है, ये जो रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर बुद्ध ध्यान की दशा में बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो स्तूप है, अभी जो मैंने स्तूप बनाया था, ये जो स्तूप है ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण का क्या है, प्रतीक है। और पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है कि महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यानी कि ये एक सिंबल्स है, इसको समझने के लिए। तीसरी जो हम बात करते हैं वो है बेटा लोक परंपराएं। लोक परंपराएं का मतलब होता है बेटा पॉपुलर ट्रेडिशंस। इसका मतलब ये है कि सांची में जो बहुत सारी मूर्तियां हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। उदाहरण के लिए कि एक तोरण द्वार पर एक स्त्री को झूला झूलते हुए दिखाया गया है, तो अगर हम सोचें तो उसका तो हमें बौद्ध धर्म से कोई सीधा संपर्क होता ही नहीं है, क्योंकि ना वो बुद्ध की माता है ना कौन है, फिर ये स्त्री है कौन। तो जब काफी रिसर्च किया गया तो पता लगाया गया कि ये शालगंजिका है, यानी शालगंजिका वो थी जिसके छूने से पौधों में फल फूल उग जाते थे। तो इसका मतलब ये शुभ की देवी थी और इसको भी सांची की मूर्ति कला में स्थान दिया है। तो इसका मतलब ये था कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, इट मीन्स बौद्ध धर्म में आने से पहले भी उनके अपने कुछ विश्वास होंगे, अपने रीति रिवाज होंगे, वो उनको अपने साथ लेकर आए, जिसकी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को काफी समृद्ध किया। इसके अलावा जानवरों के भी चित्र हैं, जानवरों को भी उत्कीर्ण किया गया, उनके चित्रों को भी, जानवरों के जो हमें चित्र मिले हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो सांची के जो स्तूप है उस पर जो जानवरों का उत्कीर्ण किए गए हैं, उनको जो खोदा गया है, शायद वह लोगों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। और दूसरा ये भी कि जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा सांप भी है वहां पर, तो सांपों को भी अंकित किया गया है। जैसे कि जो जेम्स फर्गुसन थे, जब उन्होंने सांची की मूर्ति कला के बारे में अध्ययन वगैरह किया, तो शुरू में उन्होंने माना कि जो सांची था यहाँ सर्पों की पूजा की जाती थी, सांप की पूजा की जाती थी, क्योंकि उस समय तक उन्होंने बौद्ध साहित्य को नहीं पढ़ा हुआ था और उस समय तक ज्यादातर जो बौद्ध ग्रंथ थे उनका ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने सिर्फ यही माना कि सांची है जहाँ पर सांपों की भी पूजा की जाती थी। इसलिए बेटा अगर आपको सांची की मूर्ति कला को समझना है तो इसके लिए आपको बौद्ध लिटरेचर को भी पढ़ना होगा, तभी हम सांची के स्तूप के जो मूर्ति कला है उसके बारे में जान पाएंगे। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था बेटा इस चैप्टर का। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों जो टॉपिक आज मैंने करवाए कि अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया और दूसरा सांची की मूर्ति कला आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे।